अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक और नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है सरापाया मोहब्बत हो तुम। और इस नावल के राइटर का नाम है बिनते नवाब शाह। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यू नावल की तरफ। डेथ डेथ डेथ। ये एक अंडरग्राउंड क्लब का मंजर था जहाँ हर तरफ डेथ नाम की चीखो पुकार मची हुई थी। बाहर से बंजर दिखने वाली ये हवेली अपने अंदर एक पूरा जहां समेटे हुई थी। हर इस अंडरग्राउंड के हॉल के एक कोने में बार बना हुआ था, दूसरे कोने में सफ़े लगे हुए थे और एक जानिब डांस फ्लोर बना हुआ था। हॉल के बीचों बीच बॉक्सिंग रिंग बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द नीम बुरहानिया औरतें और शराब में धुत मत खड़े इसका नाम चिल्ला रहे थे। और रिंग में खड़ी डेथ अपने मुखालिफ आदमी को मौत के घाट उतारने को तैयार था। इससे पहले कि वो शख्स मर जाता, टाइम ओवर हो गया। बहराम, जिसको इन अंडरग्राउंड एमएमएस फाइल्स में डेथ के नाम से जाना जाता है, 6.2 फीट कद, सफ़ेद रंग, चौड़ा मजबूत वर्जिशी जिस्म, सिल्की सिया बाल जो कभी सर पर जमाए होते तो कभी माथे पर पड़े होते और गाल पर पड़ने वाला डिंपल गर्ल्स लड़कियां इसकी दीवानी थीं। बहराम रिंग से जैसे ही नीचे उतरा तो लड़कियों का एक हुजूम इसकी तरफ बढ़ा था। सबको पीछे धकेलकर वो बार काउंटर पर आ गया। 2 गिलास शराब के चढ़ाकर वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में आया। मुंह से रुमाल उतारकर बेड पर फेंका और शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकी। फिर वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़े होकर शॉवर खोला। पानी की तेज बौछार ने इसे भिगो डाला। बहराम ने अपनी सुर्ख आंखों को बंद करके अपने अंदर सुकून उतारना चाहा, लेकिन ऐसा लगता था कि दुनिया से सुकून ही खत्म हो गया हो। बुआ, आप जाएं और जाकर मेरे लिए लजानिया बनाकर लाएं, और अयास तुम मेरे लिए बाहर से अच्छे अच्छे फूल जमा कर लाओ, और सारा तुम मेरे कमरे की अच्छे से सफाई करो, और सफदर तुम मुझे पानी का गिलास लाकर दो, और पहले मुझे ये रिमोट पकड़वाओ। अब जाओ भी, सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर आओ। तमाम नौकरों की मलाइका से शामत आई हुई थी जो इस वक्त फिटिंग वाले ट्राउज़र शर्ट में मबलूस थी। बहराम घर पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से मलाइका को खुली छूट मिली हुई थी। मलाइका और बहराम दोनों बहन भाई थे। बहराम की तरह ही मलाइका भी निहायत खूबसूरत थी। लंबा कद, खूबसूरत जिस्म, लंबे कमर से नीचे आते सिया बाल, ठीकी नाक, खूबसूरत इस कदर थी कि किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना दे। मैम, ये आपका फूल। मैम, आपके कमरे की सफाई हो गई। बेटी, ये आपका लजानिया। तकरीबन आधे घंटे में तमाम मुलाजिम ने अपना काम पूरा कर लिया था। ओके ठीक है, ये सब यहाँ रखो और जाओ, और अब कोई मुझे परेशान ना करे। तमाम मुलाजिम जान छोड़ने पर वहाँ से फ़ौरन गायब हो गए, इससे कबल कि इनकी मैडम का मूड बदल जाता और इन सबकी फिर से शामत आ जाती। मलाइका ने लजानिया का प्याला उठाकर गोद में रखा और खाना शुरू हो गई। फूलों के गुलदस्ते से उठती खुशबू निहायत दिलफरेब मालूम हो रही थी। टीवी पर दिलबर गाना चल रहा था। पूरे घर में गाने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज खाने में मगन थी। तकरीबन 15 मिनट में वो पूरा प्याला चट कर गई थी। फिर पानी का गिलास उठाकर पिया और टेबल पर बिल्कुल कोने में ऐसी जगह रखा जहां इसको हल्का सा झटका लगता और वो ज़मीन बोस हो जाता। मलाइका, गाने की आवाज़ को बहराम की धाड़ ने चीरा था। मलाइका ने फौरन अपना सर उठाकर सामने टीवी को देखा, जिस पर गाने का एक निहायत ही बोल्ड सेटअप चल रहा था। वो बेअख्तियार हड़बड़ाकर खड़ी हुई तो शीशे का प्याला ज़मीनबोस हुआ। इससे सटपटाकर साइड पर हुई तो साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास और फूलों का वास ज़मीनबोस हो गया। उपसी! मलाइका ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर बहराम को देखा, जिसने इसे गुस्से से घूरा। सॉरी, गलती से हो गया। मलाइका मिनमिनाई तो बहराम नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त मलाइका से बहस व मुबासा करना मतलब अपने सर दर्द को बढ़ाना था, और वो कम अज़ कम इस वक्त तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था। बीबी जी, आपके कॉलेज का टाइम हो गया है और आपकी अम्मा जाई आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सकीना बुआ ने बुर्जा के कमरे में आकर बड़ी बेगम का पैगाम पहुँचाया। बड़े साइज का कमरा, जिसके बीचों बीच किंग साइज बेड था, जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के बराबर में दीवार घिर खड़की, जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के ही पर्दे डले हुए थे।
खिड़की के बराबर में स्टडी टेबल जिस पर फेरी टेल्स बुक्स खूबसूरती से सजाई हुई थी। बेड के सामने वाली दीवार में दरमियान में एलसीडी और इसके नीचे सफ़ेद और गुलाबी रंग का 3 सीटर सोफ़ा रखा था और इसके आगे शीशे की टेबल। एलसीडी के एक जानिब ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था और दूसरी जानिब बाहर का। तीसरी दीवार पर छोटे बड़े शेल्फ लगे हुए थे जिन पर हर रंग और हर तरह के टेडी बियर रखे हुए थे। बेड पर लेटे वजूद के दाएं बाएं भी टेडी बियर्स दबे थे। टांगों पर कंबल डाले ढीले ढाले नाइट सूट ट्राउज़र टी शर्ट में मबलूस कोई गुड़िया मालूम होती थी। कंधों तक आते 2 पोनियाँ बने बाल जो आगे से फ्रेंच कट की सूरत माथे पर पड़ रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त नींद के मज़े लेने में मसरूफ़ थी। छोटी सी गुलाबी नाक, फूले फूले गुलाबी गाल, मोटे मोटे सुर्ख होंठ और छोटे छोटे हाथ पांव। गर्ल्स वो वाकई एक छोटी सी गुड़िया थी। छोटे सरदार बीबी जी उठ नहीं रही। बुर्जा के ना उठने पर सकीना बुआ ने अफान अली को खबर दी। अच्छा, आप नाश्ते का इंतज़ाम करें, मैं देखता हूँ। अली अफान ये कहकर बुर्जा के रूम की तरफ बढ़ा। बुर्जा उठ जाएं, आपके कॉलेज का टाइम हो रहा है। अम्मा साहिबी आपको नाश्ते पर याद फरमा रही हैं। उठ भी जाएं अब गुड़िया। और ये तो रोज़ का मामूल था कि जब तक वो अपनी गुड़िया को खुद ना उठाता वो ना उठती। उठ रहे हैं ना भैया? मैं नीचे जा रहा हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। अली अफान के जाने के बाद बुर्जा उठी और ज़ोरदार अंगड़ाई ली जिससे इसके जिस्म के सारे नशीब व फ़र्ज़ा वाज़े हुए। फिर जल्दी से उठकर वॉशरूम गई। फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए। सफ़ेद चिकन की शॉर्ट कमीज़ और साथ गुलाबी रंग का पटियाला शलवार और गुलाबी ही रेशमी दुपट्टा। फिर ब्रश और कंघा उठा गया और नीचे आई। भैया हम आ गए। आकर अली अफान से माथे पर प्यार लिया और अम्मा साई के पास आई। अम्मा साई हमारे बाल बना दें। लो देखो ज़रा, इतनी बड़ी घोड़ी की घोड़ी हो गई है लेकिन अभी तक बाल बनाने ना आए भैया। अम्मा साई, भाई आप मेरी गुड़िया को ना डांटा करें। बुर्जा के मुंह बनाने पर अली अफान ने कहा। लो भला बताओ ज़रा, अगर मैं इसको ना डांटूँ तो ये तो गई काम से। अच्छा ना अम्मा साई, नाराज़ नहीं हो, आए हम चलकर नाश्ता करते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। आ जाए भैया। वो तीनों खाने की टेबल की तरफ बढ़े जहाँ सरदार जी, बड़े साईं और छोटे साईं बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। अली अफान ने बुर्जा को कॉलेज के आगे उतारा। वो डरी सहमी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, जानती थी कि अंदर इसके साथ क्या होने वाला था। वो अली अफान को हाथ हिलाकर अंदर दाखिल हुई। देखो आ गई बेबी, चलो आ जाओ। अंदर दाखिल होते ही निम्रा और इसके दोस्तों की आवाज़ इसके कान में पड़ी और इसने डर के मारे आंखें मीची। बेबी, आज तुम अपने दुम छल्लों को नहीं लाई? निम्रा का इशारा इसके गार्ड्स की तरफ था जिनका बुर्जा ने इन्हीं लोगों के डर से अली अफान को मना करा था और काफ़ी रोने धोने और नसीहतों के बाद आखिरकार वो तैयार हुआ था। हमें क्लास में जाना है, रास्ता दें प्लीज़। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकते इसने कहा था। अरे निम्रा देखो, बच्ची रो रही है, चलो छोड़ो जाने दो। वो तीनों साइड पर हो गई तो हैरान होती वो जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन निम्रा ने इसकी टांगों में पाँव अड़ा दिया जिससे वो बुरी तरह लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से बच गई। पीछे वो तीनों हंसने लगी। वो तेजी से आंसू बहाती क्लास की तरफ भागी और सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठकर अपने आंसू पोंछे। सबने इसके रोने को नज़रअंदाज किया क्योंकि तकरीबन वो रोज़ ही रोती हुई आती थी। गुड मॉर्निंग क्लास। मैम सिद्रा ने क्लास में आकर अटेंडेंस लेना शुरू की। लड़कियों, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, अपने अपने पेपर निकाल लें। ओ नो, नो मिस। मिस, मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद हुईं। नो एक्सक्यूज़ क्लास, मैंने आपको एक वीक पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इस वीक सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए थी। बुर्जा ने जल्दी जल्दी पेपर निकाले और टेस्ट लिखना शुरू किया। वो जानती थी कि अभी पीछे से इसके नाम की पुकार पड़ना शुरू हो जाएगी। बुर्जा, बुर्जा, बुर्जा। सायरा ने पेपर पूछने के लिए पीछे से बुर्जा को पुकारा, लेकिन वो अनसुनी किए बैठी रही। ओके क्लास, आपका टाइम ओवर हो गया, जल्दी से अपने पेपर जमा करवाना शुरू करें। बुर्जा ने तो फ़ौरन अपना पर्चा जमा करवाया, लेकिन बास लड़कियों से मिस को खींचना पड़ा। सारा, अब आप भी दे दें, मिस ने बेजारी से कहा।
मिस बस 2 मिनट। आप पूरे टाइम तो खाली पेपर लिए बैठी रहती हैं और ख़त्म होने के वक्त आपको पूरा पेपर याद आ जाता है। मिस बस हो गया। सायरा ने अपने पेपर जमा करवाए। मिस के क्लास से निकलने के बाद इसने पीछे से बुर्जा की चोटी खींची। आह! बुर्जा कुर्राई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? सायरा ने गुस्से से इसकी चोटी को झटका दिया। हमारे बाल छोड़ दें प्लीज़। अगर हम आपको बता देते तो मिस हमारा पेपर भी ले लेती और हमें क्लास से बाहर निकाल देती, बुर्जा ने भारी हुई आवाज़ में कहा। आई बड़ी मलिकाई साहिबा, जैसे बस तुम ही तो पढ़ती हो, हम तो यहाँ तो झक मारने आते हैं ना। वो बुर्जा की चोटी को झटका देकर बाहर निकल गई। बुर्जा भी जल्दी से अपना सामान लेकर बाहर आ गई। अब इसका पूरा दिन ऐसा ही गुजरना था। इसकी आँख खुली, घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। वो जल्दी से उठ बैठी। बहराम के आने का वक्त हो रहा था और इसे आज बहराम को जूस बनाकर देना था। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। पर्पल कलर की नेट की नाइटी में इसका जिस्म की सारी आराइयाँ वाज़ेह हो रही थीं। मलाइका को अच्छे से याद था और एक दफ़ा जल्दी जल्दी में ऐसी हालत में कमरे से बाहर निकल गई थी और फिर बहराम ने जो इसे डांट लगाई थी, अल्लामान अल हफीज़ पर 1 घंटा सज़ा के तौर पर वो बाहर सर्दी में खड़ी रही थी। चलो भाई तुम सब बाहर निकलो, आज मैं जूस बनाऊंगी। मैम, हम माजरा चाहते हैं लेकिन आपको किचन में आने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे रोकती हो मुझे, हटो सामने से। मैम प्लीज़ सर हमें बहुत डांटेंगे। मेरी वजह से डांटते हैं तो डांटें। मलाइका ने सारा को हल्का सा धक्का दिया जिससे वो पीछे को लड़खड़ाई और पीछे टेबल पर रखे अंडे ज़मीन पोस हो गए और ज़मीन पर अंडों की जर्दी और सफ़ेदी सब फैल गई। उपसी! चलो कोई बात नहीं, तुम ये सब साफ़ करो, तब तक मैं जूस बनाती हूँ। ये कहकर वो छपक से अंडों पर पाँव रखकर आगे बढ़ गई और सारा पीछे अपना सर पकड़कर रह गई। मलाइका ने काउंटर पर आकर कैबिनेट से गिलास निकाला और दरवाज़ा खुला छोड़कर बास्केट से किन्नू उठा लिए। किन्नू छिलके इधर उधर उछाले और आधे किन्नू स्लैब और आधे गिलास में निचोड़ लिए। फिर स्पीड से चीनी लेने आगे बढ़ी तो कैबिनेट का खुला हुआ दरवाज़ा ठा करके इसके सर पर लगा। ज़ोरदार चीख के साथ इसने अपना सर पकड़ लिया लेकिन हार फिर भी नहीं मानी। कैबिनेट का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़कर चीनी की जगह नमक उठाकर 2 चमचे गिलास में ठक से डाले, जल्दी हिलाकर गिलास उठाकर जा और पीछे सारा बस इसे बेबसी से देखती रही। मेरे प्यारे भैया देखें मैं क्या लाई हूँ। वो उछलती कूदती बहराम के पास आई जो अभी जॉगिंग से आया था और अब एक्सरसाइज का इरादा था। बहराम ने बेजारी से मुड़कर मलाइका को देखा जो यकीनन कोई उल्टा काम करके अब जोश खरोश से इसके सामने खड़ी थी। ये लें, मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए जूस बनाया है, आप इसको पिएं और फिर मेरी तारीफ़ करें। अव्वल तो ये कि बहुत शुक्रिया मलाइका, मगर मुझे ये नहीं पीना, तुमने फिर कोई गलती की होगी। और दूसरी बात यह कि जब मैंने मना किया था तो फिर तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? नहीं ना, मैंने इस बार कोई गलती नहीं की, आप पीकर तो देखें। मलाइका ने रोनी सूरत बनाई। अच्छा लाओ। जूस का गिलास मलाइका से लेकर इसने गिलास मुंह से लगाया और बामुश्किल एक घूंट हलक से उतारकर गिलास टेबल पर पटका। मलाइका, मैं किसी दिन तुम्हारा गला दबा दूंगा, वो गुस्से से घुर्राया। उपसी, क्या फिर से कोई गलती हो गई? मलाइका ने आंखें फटफटाकर मासूमियत से पूछा। तुम अब मेरे पीछे मत आना, बहराम गुस्से से कहकर एक्सरसाइज रूम की तरफ बढ़ा। भैया मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। मलाइका जिम में दाखिल होकर हैंगिंग रॉड से लटककर झूले झूलने लगी। रॉड का शायद कोई नट वगैरह ढीला था या क्या, ऊपर से इतना वजन डालकर झूला, नतीजन मलाइका रॉड समेत धर्म से ज़मीन बोस हो गई। हाय अम्मा मेरी कमर, हाय मैं मर गई, हाय भैया मुझे बताओ। बहराम मलाइका की दुहाइयाँ को नज़रअंदाज करके एक्सरसाइज करने लगा क्योंकि ये तो तकरीबन रोज़ का मामूल था। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि मलाइका के दम से ही इसकी ज़िंदगी में रौनक थी, वरना वो तो शायद कब की अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुका होता। बुर्जा को कॉलेज छोड़कर इसने अपनी लैंडर क्रॉसर कंपनी के बाहर पार्क की और खुद बाहर निकल आया। कंपनी में अंदर आया तो रिसेप्शनिस्ट ने खड़े होकर सलाम किया और वो सर के खम से जवाब देकर आगे बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी हसरत से इसे देखा।
6.2 फीट कद का हामिल था। फिट जिस्म, खूबसूरत सफ़ेद रंग, सियाह आंखें, खड़ी नाक, भरे भरे होंठ और हल्की हल्की शेव। वो आगे बढ़ा और वीआईपी लिफ्ट में दाखिल हुआ। 5th फ्लोर पर पहुंचकर वो जैसे ही लिफ्ट से निकला तो नाइला, इसकी सेक्रेटरी, इसके हमकदम हुई। सर, आज दोपहर 1 बजे शाह जफर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएंगे। 3 बजे कंपनी से आपकी मीटिंग है और रात को कॉन्ट्रैक्ट साइन पार्टी। और सर, आपके डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस में पहुंचा दिए हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लें। ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके फाइन, यू मे गो नाउ। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो 1 सेकंड के लिए ठटका, फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोइन सैफ? कुछ खास नहीं, शाम को मसरूफ था तुम्हारे कज़न के साथ, सोचा अभी मीटिंग कर ली जाए। वो मेरा कज़न नहीं है, अली अफान ने चबा चबा कर लफ्ज़ों को अदा किया। वॉट एवर, वो तुम लोगों का आपसी मामला है फ़िलहाल, तो मैं तुमसे डील का पूछने आया हूँ। एमएस, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं इन लगल कामों में हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरी शेख तुम्हारे इस गलीज़ काम में हरगिज़ शरीक नहीं होंगी। गलीज़ तो ना कहो यार, तुम्हें तो पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद है काम। ये लड़कियों और बच्चों को स्मगल करना, इनकी चीखें सुनकर किस कदर सुकून मिलता है, क्या बताऊं तुम्हें। अली अफान ने इसकी बात पर गुस्से से मुट्ठियां बींच ली। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी इस ऑफ़र को हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। जो करना है करो। याद रखना अली, तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, तुम अपना नाम मेरी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रहे हो और मेरी ब्लैक लिस्ट में आने वाले का अंजाम हरगिज़ अच्छा नहीं होता। एमएस ने गुस्से से कहा। आउट मुइन नाउ। अली अफान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम पछताओगे। एमएस गुस्से से कहकर बाहर निकल गया तो अली अफान ने गुस्से से पैर पर वेट खींचकर दीवार पर दे मारा। बहराम ने BMW हवेली के बाहर पार्क किया और खुद अंदर दाखिल हुआ। सामने ही रायदारी में एक दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे के पास रुककर अपना कार्ड निकालकर दरवाजे के साइड पर बने बॉक्स में स्लाइड किया। फिर स्कैनर पर अपना हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता गया। लिफ्ट में दाखिल होकर वो 1st फ्लोर पर आ गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने एक हॉल था, दाएं जानिब रिसेप्शन था, बाकी सब जगह प्राइवेट रूम बने हुए थे। वो लिफ्ट से निकलकर अपने रूम में आ गया और सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। इसी सनम में दरवाज़ा बजा तो इसने के दरवाज़ा खोला। रुमाल इस दौरान इसने मुसलसल मुंह पर लपेटा हुआ था। सर, एमएस सर ने आपके लिए ये भेजवाया है। वेटर ने एक कार्ड आगे किया तो इसने कार्ड लेकर दरवाज़ा वेटर के मुंह पर बंद कर दिया। इस कार्ड पर लिखा था, शाम को एमएस और डेथ के दरमियान फ़ाइट होगी और ये कि तमाम लोग ज़रूर शिरकत करें। वो शाम को लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आ गया। ब्लैक हुडी सर पर गिराए अपने मखसूस अंदाज में वो रिंग की तरफ बढ़ा तो लोग खुद ब खुद इसके लिए रास्ता बनाते चले गए। कुछ ऐसा ही था, वो खतरे की शाय इसके जिस्म से फूटती महसूस हुई थी, जो सबको इससे पीछे रहने पर मजबूर करती थी। कुछ पता नहीं चलता था कि कब इसका मूड बिगड़े और वो सामने वाले के मुंह पर घूंसा जड़ दे। हालांकि वो ऐसा सिर्फ अपने दुश्मनों के साथ ही करता था। रिंग में चढ़ते वो अपने मखसूस साइड आकर बैठा और किसी मकूल मुइन के पालतू कुत्ते इसे बुलाने भागे थे। क्या हाल है डेथ के? आज मैं तुम्हारे कज़न से मिला। वाह क्या आदमी है, मैं तो फ़ैन हो गया उसका। कज़न कहने पर बहराम ने गुस्से से जबड़े बीचे, लेकिन वो 2 ही सेकंड में अपने एहसासात पर काबू पा चुका था। वो ख़ानदान और इस ख़ानदान से जुड़ा हर एक आदमी का जिक्र इसे यूं ही तेज दिलाता था। मुइन आग लगाकर जाग चुका था। रेफरी ने फाइट रेडी होने का इशारा दिया तो बहराम अपनी जगह से खड़ा हुआ। हुडी उतारी तो सब ने होंक शुरू कर दी। वो अब सिर्फ ट्राउज़र में मबूस खड़ा था, जिससे इसकी बॉडी साफ नज़र आ रही थी। 6 पैक्स एब्स जो किसी का भी दिल धड़का दे। जिसके सामने एमएस ने शर्ट्स और वेस्ट शर्ट पहनी हुई थी। रेफरी के इशारे पर फाइट शुरू हुई। सबसे पहले मुइन ने मारना शुरू किया। वो इसके हर दाव पर अपना डिफेंस करता रहा। तकरीबन 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा कि मुइन हिट करता रहा और डेथ डिफेंस।
لوگ منہ کھولے دیکھتے رہے۔ جب آخری 5 منٹ رہ گئے تو موئن خوب تھک گیا۔ تب پھر ڈیتھ نے اپنا داؤ کھیلنا شروع کیا۔ پہلا پنچ منہ پر مارا۔ ایم ایس نے اس کے ڈیفینس کے لیے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کیے تو بہرام نے اس کے گھٹنوں پر لات ماری جس سے وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ پھر بہرام نے اس کے پیٹ پر لات ماری تو وہ پیچھے گرا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ بہرام نے جھک کر پھر سے اس کے منہ پر پنچ مارا جس سے وہ تڑپ اٹھا۔ اس کی ناک سے بھی خون نکلنے لگا۔ ساتھ ہی ریفری نے فائٹ اوور ہونے کا اشارہ کیا تو بہرام ایک ہاتھ سے اپنی ہوڈی اٹھاتے دوسرے سے ہونٹ اور گال سے نکلتے خون کو صاف کرتے رنگ سے نیچے اتر آیا۔ صفدر، تم مجھے پانی کی بالٹی لا دو پلیز، اور سارا تم مجھے رسیاں لا دو۔ بلکہ رکو سارا، تم مجھے پانی کی بالٹی لاؤ اور بوا آپ رسیاں لا کر دیں پلیز۔ صفدر تم مجھے سیڑھی نکالو اسٹور سے جلدی۔ ملائکہ پورے گھر میں چیختی چلاتی پھر رہی تھی۔ میم یہ پانی کی بالٹی میں لے آئی۔ زبردست، اب ایک کام کرو، فریج سے آئس کیوبز بھی نکال لو۔ ذرا وہ مصیبت آدمی بھی تو اس مصیبت سردی میں مصیبت ٹھنڈ کا مزہ چکھے نا تو اسے پتہ چلے۔ صفدر اب لے بھی آؤ، تم ایک نہایت ہی کام چور اور کاہل اور مسینے آدمی ہو۔ آج آنے دو بھیا کو، تمہاری شکایت نہ کی نا تو میرا نام بدل دینا۔ اس کی گاڑی بولتے بولتے کسی اور ہی ٹریک پہنچ چکی تھی۔ سارا ملائکہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے یقین کامل تھا کہ آج پھر کچھ گڑبڑ ہوگی اور ملائکہ کو 2 گھنٹے باہر رہنا پڑے گا۔ میم سیڑھی انٹرس گیٹ پر رکھ دی۔ زبردست، آجو چلو کام پر لگ جائیں۔ سارا پانی دینا۔ سارا نے اسے پانی کی بالٹی پکڑائی تو وہ اسے پکڑ کر دروازے پر بیلنس کرنے لگی۔ بوا رس اماں میں مر گئی۔ وہ بوا سے رسی لینے کے لیے پیچھے ہوئی تو پاؤں پھسلا اور وہ بالٹی سمیت زمین بوس ہونے لگی۔ سارا اسے بچانے آگے بڑھی، نتیجن وہ بھی اس کے ساتھ ہی گر گئی اور سارا ٹھنڈا پانی دونوں کے اوپر گر گیا۔ پانی کی بالٹی لائیں اور صفدر تم یہ صاف کرو۔ رو ٹھنڈ سے کپکپاتے اس نے دوبارہ بالٹی لانے کا حکم جاری کیا۔ آج تو میں اسے ایاز کو چھوڑوں گی نہیں، میری شکایت لگائی تھی نا اس نے بھیا کو، اب دیکھیں کیسے میں اسے مزہ چکھاتی ہوں۔ ٹھنڈ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے غصے سے کہا۔ سارا سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اسے یقین تھا یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ سارا کام ختم کیا تو ایاز کے آنے کا وقت ہو گیا۔ سارا اور صفدر تم دونوں یہیں چھپ جاؤ، کہیں میں ٹریس سے دیکھ کر آتی ہوں کہ ایاز آ رہا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹریس پر بھاگ گئی۔ اسے مین گیٹ سے ایاز کی گاڑی اندر آئی تو وہ بھاگ کر نیچے آئی اور تن کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج تو وہ ایاز کو خوب چڑھانا چاہتی تھی۔ ایاز تم ایک کام کرو، پہلے سیفی سے ملاقات کر کے اس سے بات چیت کر کے معاملہ طے کرو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں چینج کر کے۔ بہرام آج ایاز کے ساتھ ہی آ گیا تھا کیونکہ اس کی اپنی گاڑی کچھ مسئلہ کر رہی تھی۔ ایاز کو بھیج کر وہ آگے بڑھ گیا۔ گھر کے داخلی دونوں دروازوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے دروازے دھکیلے تو دھڑم سے ٹھنڈے تھاڑ پانی کی بالٹی اس کے اوپر گری۔ اپسی! گھر کی خاموشی کو ملائکہ کی آواز نے توڑا تھا۔ ملائکہ جو ایاز کی توقع کر رہی تھی اس کی جگہ بہرام کو دیکھ کر آنکھیں مچ گئیں۔ سارا اور صفدر تو خاموشی سے کھسک گئے۔ ملائکہ! بہرام دھاڑا تھا۔ ادھر آؤ تم۔ نہیں بھیا نہیں، پلیز امی بچا لیں، بھیا معاف کر دیں، نہ غلطی ہو گئی۔ بہرام نے غصے سے اسے دبوچا اور باہر لے جا کر درخت سے باندھ دیا۔ اگر باندھا نہیں ہوتا تو وہ پورے لون میں پدکتی رہتی۔ ہائے اللہ میاں! ملائکہ نے آہ بھری۔ ایاز کو سبق سکھانے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ بھیا ہم اب کالج نہیں جائیں گے، سب اتنا تنگ کرتے ہیں، ہمارا بھی مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ہمیں گرا بھی دیتے ہیں، نہیں جائیں گے۔ وہ ہچکیوں سے رونا شروع کر چکی تھی۔ علی عفان اسے کالج سے پک کر کے اب گھر ڈراپ کر رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، آپ رو نہیں، میں آپ کی پرنسپل سے بات کروں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ لڑکیاں کیسے میری گڑیا کو پریشان کرتی ہیں۔ علی عفان نے اسے اپنا حصار میں لیا تو وہ مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ باس مجھے فون آیا تھا، یاسر شاہ کا، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایاز کی بات سن کر غصے سے اس کی گردن کی رگیں ابھری اور آنکھیں مزید سرخ ہو گئیں۔ بلا لو۔ ایاز کو جانے کا اشارہ کر کے آنکھیں موڑ کر سر کرسی کی پشت سے لگایا۔ ماضی کے منظر آنکھوں کے سامنے ابھر آئے تو آنکھوں میں سرخ دوڑے تیرنے لگے۔
ماضی۔ سردار سائیں کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے مظفر شاہ اور چھوٹے یاسر شاہ۔ وہ خود بھی اور دونوں بیٹے بھی ذرا عیاش فطرت کے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی تو انہوں نے دوسرے گاؤں کے سردار کی بیٹی سے کر دی تھی۔ مظفر صاحب کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اعلیٰ حسب نسب کی بیوی مل رہی تھی، ان کو اور کیا چاہیے تھا۔ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک عورت موجود تھی۔ خوبصورتی تو ویسے بھی ان کی خاندانی وراثت تھی۔ یاسر شاہ کو اپنی یونی فیلو سے محبت ہو گئی تھی، تو انہوں نے باپ کے فیصلے سے انحراف کر کے شازیہ سے شادی کر لی۔ سردار سائیں نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گئے۔ 1 سال بعد ان کے گھر بہرام اور مظفر صاحب کے یہاں علی افغان ہوئے۔ تقریباً 3 سال مزید گزرے تو سردار سائیں نے جدائی سے تنگ آ کر بیٹے کو معاف کر دیا اور واپس بلا لیا، لیکن ان کی بیوی اور پوتے کو حویلی آنے کی اجازت نہ تھی۔ یاسر صاحب بھی خوشی خوشی چل دیے۔ پھر 2-3 ماہ بعد بیٹے بیوی کے پاس چکر لگتا۔ بہرام اپنے باپ کا یہ رویہ بغور دیکھتا تھا۔ باپ بھائی کی صحبت میں رہ کر پھر سے عیاشی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ بہرام کی پیدائش کے 8 سال بعد ملائکہ پیدا ہوئی۔ یاسر شاہ کا رویہ اس وقت شازیہ بیگم کے ساتھ بے انتہا برا ہو گیا تھا۔ آتے مارتے پیٹ کے اور رات گزار کر چلے جاتے۔ بہرام کے اندر ہی اندر ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی اور اس اندیکھے خاندان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ملائکہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد شازیہ بیگم کا وصال ہو گیا۔ ان کے 2 دن تک تو یاسر صاحب کو علم ہی نہ تھا۔ 8 سال بہرام کو 4 ماہ کی ملائکہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 دن بڑی مشکل سے گزرے تھے کہ تیسری ہی رات دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس رات تو یاسر شاہ نے انتہا کر دی۔ وہ اپنے عیاش دوستوں کو بھی گھر لے کر آئے۔ بہرام کو دروازے پر کچھ کھٹپٹ محسوس ہوئی تو اس نے خوف کے مارے ملائکہ کو الماری میں چھپا دیا اور خود باہر آیا تو یاسر صاحب تھے۔ اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا، تبھی ان کے پیچھے 3 آدمی بھی داخل ہوئے۔ وہ چاروں شراب میں ہی ٹن لگ رہے تھے۔ یاسر صاحب نے اتنی زیادہ پی ہوئی تھی کہ وہ صوفے پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ان کے باقی تینوں دوست آنکھوں میں ہوس لیے بہرام کی طرف بڑھے تو وہ شدید خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہی میں سے ایک نے بڑھ کر بہرام کو بازو سے دبوچ لیا اور پھر اس رات بہرام کی دردناک چیزیں اس فلیٹ میں گونجی تھیں۔ وہ چیختا چلاتا رہا، بلک بلک کر روتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا باپ قریبی صوفے پر پڑا رہا۔ ان 3 درندوں نے مل کر اس معصوم کلی کو نوچ ڈالا۔ وہ بہت بری طرح اجتماعی زیادتی کا شکار ہوا تھا، جس کے نشانات بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے جسم پر موجود تھے۔ صبح کے وقت ان کی پڑوسن، جو کہ ایک بیوہ عورت تھیں، واپس لوٹیں۔ پڑوسیوں سے شازیہ بیگم کی ڈیتھ کی خبر معلوم ہوئی تو سب سے پہلے بچوں کی خبر لینے ان کے گھر آئی تھیں، لیکن اندر بہرام کو ادھڑی حالت میں پڑے دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اندر کہیں سے ملائکہ کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن وہ تو بہرام کی حالت پر سختہ زدہ تھیں۔ وہ تینوں درندے فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بہرام کو چادر میں لپیٹا تھا۔ پیچھے سے گارڈز نے پولیس کو بھی بلا لیا۔ مروہ بیگم نے اندر سے جیسے تیسے ملائکہ کو ڈھونڈ لیا۔ الماری کے بند رہنے کے باعث اس کو سانس لینے میں کافی تکلیف بھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر اسپتال چلی گئیں، دونوں کا علاج کرایا۔ ملائکہ تو ٹھیک ہو گئی، لیکن بہرام کا کافی عرصے علاج چلتا رہا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ یاسر شاہ کو معلوم نہیں تھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ بہرام نے کافی چھوٹی عمر میں MMA فائٹ میں جانا شروع کر دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ڈیتھ ہی بہار مجرموں کو صفایا کرنے والا ہے۔ جب وہ 25 سال کا اور ملائکہ 18 سال کی ہوئی تو وہ مروہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ماضی کی یاد سے باہر نکلا تو ایاز کمرے میں داخل ہوا۔ بوس، ایاز نے سوالیہ نظر سے دیکھا تو بہرام نے سر ہلایا۔ ایاز سائڈ پر ہوا تو یاسر شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ بہرام نے مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کیا حال ہے صاحبزادے کے؟ یاسر شاہ مسکرا کر کرسی کھینچ کر بہرام کے سامنے بیٹھ گئے۔ کام بولو، بہرام نے ساپٹ لہجے میں کہا تو یاسر شاہ ہنس دیے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے بیٹے کو؟ باپ سے گلے نہیں ملو گے کیا؟ میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ بہرام کو لگ رہا تھا غصے کے مارے اس کی سانسیں پھٹ جائیں گی۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں سیدھا مطلب پر آؤں تو ٹھیک ہے، پھر مطلب کی بات کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میری بیٹی ملائکہ تمہارے پاس ہے، اسے مجھے واپس دے دو۔ تمہارے بارے میں تو مجھے ہمیشہ سے شک تھا، پتہ نہیں وہ کس کی اولاد
को मेरे नाम दे रही है। वो अपनी माँ बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहराम ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर यासिर शाह के मुंह पर मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने की? बहराम फिर से यासिर शाह को मारने आगे बढ़ा तो अयाज ने आगे बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। यासिर शाह मुंह में से खून साफ करते बाहर निकल गए। एक आंसू बहराम की आंखों से निकलकर बेमौल हो गया। बाप ऐसे होते हैं? आज बहुत शिद्दत से इसे ये बात सोची थी। अयाज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। अयाज ऑफिस से निकला तो बहराम ने गुस्से से चीखते हुए सारी फाइल्स नीचे गिरा दी। इसे लग रहा था कि आज फिर किसी ने इससे रोन डाला था। मेरा पाला बेबी इधर आ जाओ प्लीज़। बुर्जा पूरे लॉन में पुदकते खरगोशों के पीछे भागती इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भी हाथ नहीं आ रहा था। पकड़ लिया। बुर्जा ने छिलांग लगाकर एक को पकड़ा तो वो फिर से हाथ से निकल गया। बुर्जा वहीं घास पर बैठकर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर चुकी थी। एक एक करके सारे खरगोश इसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए। वो कोई 10-12 खरगोश थे जो अपनी मालकन को रोता देखकर खुद भी अफसरदा हो गए थे। खरगोश को जमा देखकर वो खिलखिलाने लगी तो सब खरगोश वापस भाग गए। बुर्जा ने तेजी से आगे बढ़कर एक खरगोश को पकड़ लिया। इसके हाथ, मुंह और कपड़ों पर सब जगह मट्टी लगी थी। भैया भैया देखें, हमने खरगोश पकड़ लिया। बुर्जा ने खुशी से खिलखिलाते खरगोश के पास बैठे अली अफान को देखा तो बुर्जा की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वो कॉलेज में दाखिल हुआ तो सारी लड़कियां इसके गिर्द जमा हो गईं। पूरे ग्राउंड में सरगोशियां होने लगीं। वो नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ता गया। इसे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते देख सारी लड़कियां खुद ब खुद पीछे हट गईं। अरे अली अफान साहब आए हैं, तशरीफ़ रखिए। आपने क्यों जहमत की? हमें बता दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। प्रिंसिपल साहब का बस नहीं चल रहा था कि इसके आने की खुशी में क्या कर डालें। आखिर को वो कोई आम आदमी नहीं था, मुल्क के नामूर बिजनेसमैन में इसका शुमार होता था। और प्रिंसिपल साहब का स्कूल चलता ही इसकी डोनेशन से था। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, आप बैठें। अली अफान ने हाथ उठाकर इशारा किया तो वो फ़ौरन अपनी जगह बैठ गए। तो इलियास साहब, मैं दरअसल बुर्जा के मामले में हाजिर हुआ था। आप तो जानते हैं मैं मामलात को नरमी से सुलझाने का कायल हूँ। जी बिल्कुल। तो इलियास साहब, मसला ये है कि मेरी बहन को आपके कॉलेज में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपके कॉलेज की तलबात और आपके टीचर्स का रवैया बुर्जा के साथ नहायत ही नामुनासिब है। तो मुझे मजबूरन बुर्जा का कॉलेज चेंज करना होगा। इस सब में आपके कॉलेज के साथ क्या हो सकता है? आप ज़्यादा समझदार हैं। उम्मीद है आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली अपनी पूरी बात करके जा चुका था और पीछे प्रिंसिपल साहब का चेहरा इसकी बात में छिपी धमकी समझता खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि अब अगर इसे मज़ीद कोई शिकायत हुई तो वो डोनेशन रोक देता और सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं करता बल्कि इनके कॉलेज का दिवालिया करके छोड़ता। बाबा साईं, हमने बात करी है बहराम से, वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कभी मलाइका को हमारे हवाले नहीं करेगा। यासिर शाह, मुजफ्फर शाह और सरदार साईं इस वक्त बैठक में बैठे थे। उठा लो, सरदार साईं ने सफाकियत से कहा। बाबा साईं ठीक कह रहे हैं यासिर, तुम इसे उठवा लो। हम अली अफान का निकाह इससे करवाएंगे, फिर देखते हैं बहराम क्या कर सकता है। वैसे भी मलाइका सोने की चूड़िया है, वो हमारे हाथ में होगी तो बहराम को काबू करना आसान होगा। मुजफ्फर शाह ने भी तायद की। मलाइका को उठवाना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ कुछ। अयाज, मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। मलाइका का अब मीटर शूट हो रहा था। वो पिछले 1 घंटे से बहराम और अयाज की मिन्नतें करी थी, लेकिन बहराम किसी तरह राज़ी होकर नहीं दे रहा था और अयाज तो मानो मुजस्सिमा बना खड़ा था। मलाइका, मैं मना कर रहा हूँ ना, बात समझ नहीं आ रही? अब के बहराम ने ज़रा गुस्से से कहा। भैया। मलाइका आंखों पर आंसू भर लाई तो बहराम को बात माननी ही पड़ी। वो अपनी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा ठीक है, लेकिन मलाइका, मैं तुम्हें सख्ती से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें कभी बाहर जाने नहीं दूंगा। जाओ अयाज, और गार्ड्स को लाजमी साथ रखना। यस बॉस। आ जाए मैम। तुम चलो, मैं अभी आई, मलाइका कहकर अपने कमरे की तरफ चल दी। मैम साथ साथ रहें प्लीज़।
वो लोग मॉल पहुंचे तो मलाइका हस्ब तवक्का इधर उधर उड़ना शुरू हो चुकी थी। तुम लोग इधर रुको, मैं अंदर से होकर आती हूँ, एक फ्लोरा शॉप के बाहर रुककर मलाइका ने अयाज से कहा। पर मैम, अयाज ने बेबसी से मलाइका की तरफ देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बिल्कुल जनाना शॉप में जाना चाहते हो? घर चलो, तुम भैया से कहूँगी तुम्हारी फ़ौरन शादी करवाएं। तुम्हें एक अदद बीवी की अशद ज़रूरत है जो तुम्हें सीधा करके रखेगी। मलाइका की बात पर पीछे खड़े गार्ड खिखी करने लगे तो अयाज ने खिसाकर बालों में हाथ फेरा, फिर गार्ड को घूरा। मलाइका खटक से दरवाज़ा खोलकर शॉप के अंदर बढ़ गई। वो अभी चीज़ें देख रही थी कि इसकी नज़र बैक डोर पर पड़ी। दिमाग में शैतानी ख्याल खिलखिलाया। इसका दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर था, क्यों न अयाज को डराया जाए। इसका इरादा ये था कि बैक डोर से निकलकर फ्रंट डोर पर खड़े अयाज को डराएगी। अगर इसे पता होता कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है तो वो भूल कर भी ऐसा नहीं करती। वो बैक डोर से बाहर निकली तो बाहर काफ़ी अंधेरा था। ये शायद मॉल की बैक साइड थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी तो इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे है। मलाइका ने डर कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। वो डर के मारे तेजी से आगे बढ़ने लगी। अचानक ही पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा और वो दुनिया जहां से गाफिल हो गई। बॉस बॉस, हमने हर जगह देख लिया है। मलाइका मैम कहीं नहीं है और एक लेडीज़ शॉप में गई थी। हम बाहर वेट कर रहे थे, वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई। तो अयाज अयाज मेरी बहन को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बहराम इसकी बात काटकर गुस्से से दहाड़ा और खुद भी चाबियां उठाकर बाहर निकला। मलाइका की जब आंख खुली तो वो एक आलीशान कमरे में थी। वो तेजी से बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़ करने लगी। काफ़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद इसे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वो और ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। भैया भैया! बुर्जा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि अली अफान के आदमी किसी लड़की को उठा लाए हैं तो वो भागकर मोबाइल के पास गई कि फ़ोन करके अली अफान को बताएं। क्या हुआ? मेरी गुड़िया को इतनी परेशान क्यों हैं? भैया, हमने अभी देखा आपके आदमी किसी लड़की को लेकर आए हैं और उसको आपके कमरे में बंद कर दिया है। भैया, वो लड़की कौन है? भैया, क्या आपने किसी को किडनैप कर लिया है? नहीं मेरी जान, मैं क्यों किसी को किडनैप करवाऊंगा। आप अपने कमरे में रहे, मैं अभी आता हूँ। बुर्जा की बात ने अली अफान को परेशान कर दिया था। वो तेजी से अपना सामान समेटकर ऑफिस से निकला। चाचा साई, आप किसको उठा कर लाए हैं और वो भी हमारे नाम से? अली अफान ने बामुश्किल अपना गुस्सा काबू किया। बेटे जी, यहाँ आकर बैठें। मुजफ्फर साहब ने अली को ठंडा करना चाहा। गुस्ताखी माफ़ बाबा साई, मगर हम यहाँ बैठने नहीं जवाब लेने आए हैं। वो कज़न है तुम्हारी, मेरी बेटी, बहराम की बहन। चाचा साई, आपने बहराम की बहन को उठवा लिया। आपने ऐसे दुश्मनी मोल ली है और अपने दुश्मन को वो छोड़ता नहीं। बहरहाल वो हमारा मामला नहीं है। आप हमें ये बताएं कि वो हमारे कमरे में क्या कर रही है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा और मलाइका का निकाह हो जाए। इतनी देर में सरदार साईं पहली दफ़ा बोले थे। हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मैं इसकी बहन से ज़बरदस्ती निकाह करूं, कल को वो मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अली अफान ने सुनते ही कतियत से इनकार कर दिया। मत भूलो कि अली, वो इसकी बहन होने से पहले मेरी बेटी है। वैसे भी एक मर्तबा मलाइका का निकाह तुमसे हो जाए तो बहराम की कुछ नहीं कर सकेगा, वरना वो मलाइका को हमसे छीन लेगा। ये एक बाप की इल्तिजा है तुमसे। अली अफान ने बेबसी से इन तीनों को देखा। वो तीनों ही आज भरी नज़र से इसे देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इस सब में मेरी बहन को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली ने बेबसी से हथियार डाले थे। दरवाज़ा खुला तो मलाइका पीछे हटी। बेटा, साहब जी कह रहे हैं कि आप तैयार रहें, आपका निकाह है। वो 10 मिनट में मौलवी को लेकर आ रहे हैं। बुआ ने इत्तला दी। क्या मतलब? कौन साहब हैं ये जो मेरा निकाह करवा रहे हैं? मलाइका ने नासमझी से बुआ को देखा। बेटी, आपके वालिद यासिर शाह साई का हुक्म है। इस नाम पर मलाइका की आंखें मिर्ची से भर गई थीं। कौन बाप? मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा सिर्फ एक भाई है। मैं किसी यासिर शाह को अपना बाप नहीं मानती। जाकर बता दो अपने साईं को। मलाइका ज़ोर से चीखी। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना जाओ। वो हल्के बल चीखी तो सरदार साईं, जो इसी तरफ आ रहे थे, आगे बढ़कर मलाइका का बाजू दबोचा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लड़की, तुम्हारा अब इससे कोई भय नहीं है। तुम्हें यहीं रहना है। अब से अगर मौलवी के आने पर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़मीन में दफना दूंगा।
सरदार साईं ने मलाइका को पीछे की तरफ झटका दिया तो वो पीछे बेड के पर गिर गई। मलाइका, शाह वल्द यासिर शाह आपको अली अफान शाह वल्द मुजफ्फर शाह के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर मलाइका ने अपना दिल मजबूत किया। इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब वो अली अफान को मज़ा चखाकर रहेगी। कबूल है, मौलवी साहब ने दोबारा और दोहराया। दोनों दफ़ा इसने कबूल कर लिया। इसे यकीन था कि बहराम जल्द ही इसे ढूंढ लेगा और तब तक वो अली अफान की नाक में दम करके रखना चाहती थी। मौलवी साहब के जाने के बाद एक छोटी सी लड़की मलाइका के पास आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी, आप ठीक तो हैं ना? हमें पता है हमारे भैया ने आपसे ज़बरदस्ती शादी करी है, लेकिन भाभी आप फिक्र ना करें, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं। वो लड़कियों को बिल्कुल नहीं देखते और इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और तो और वो आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे और आपको पता है आपके भैया के पास भी लेकर जाएंगे, पुरजा ने समझदारी से मलाइका को बताया। वाह भाई, तुम्हारे भैया तो बड़े ही अच्छे हैं, आज हम इनको आजमाएंगे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मलाइका को वो क्यूट सी लड़की बहुत प्यारी लगी। हमारा नाम बुर्जा है और आपका क्या नाम है? बुर्जा ने आंखें फटफटाकर पूछा। मेरा नाम मलाइका है। अच्छा तो मलाइका भाभी, हमारे सोने का वक्त हो रहा है, हम आपसे बाकी की बातें कल करेंगे, बाय बाय। बुर्जा बाहर चली गई तो मलाइका के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। जिनों की तरह हंसते हुए इसने अपना कोट उतार दिया। तभी अली अफान धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मलाइका को देखकर अपनी जगह रुक गया। ये क्या बेहुदा हुलिया बनाया हुआ है? हवस में वाफिर आते वो मलाइका को देखकर धाड़ा, जो इस वक्त टाइट जीन्स और पेट तक आती टाइट शर्ट में मबलूस थी। भाई क्या हो गया है? आप मेरे शोहर हैं और मैं आपकी बीवी, तो आपसे कैसा पर्दा करना किसी घर के सामने थोड़ी ना पहने हैं मैंने। मलाइका ने अली अफान के गले में बाजू डालकर कहा, क्या बेहूदगी है ये, पीछे हटो। अली अफान ने गुस्से से इसको हल्का सा पीछे झटका दिया तो वो ढिठाई से पीछे हटने के बजाय मजीद करीब हुई, जिस वजह से अली अफान, जो रिंग में अच्छे अच्छों को पिछाड़ देता, एक औरत से चिपटाकर पीछे हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा साई धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और अंदर मलाइका और अली अफान की बाहों में देखकर धाड़ी। अम्मा साई। अली अफान ने अम्मा साई को देखकर मलाइका को पीछे धकेला और इनकी तरफ कदम बढ़ाए। वहीं रुक जाएं अली, हम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की में गुम होकर आप हमारी खुशी भुला देंगे। अम्मा साई, आप हमारे किरदार के बारे में खूब जानती हो और वैसे भी ये लड़की हमारी बीवी है, हमें पूरा हक हासिल है अपने किरदार पर। अली ने कोयलों पर घसीट लिया था। बस अली अफान, हम खूब समझते हैं कि सही बात क्या है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस कदर जल्द इस लड़की को बीवी के रूप में कबूल कर लेंगे। मत भूलिए कि ये लड़की हमारी और आपकी मर्ज़ी के बगैर ब्याई गई है, महज आपके चचा की ख्वाहिश पर। अब आप हमारे पास तभी आइएगा जब इस लड़की को इस घर से छोड़ आएँ। ये कहकर वो जिस तरह आई थी उसी तरह वापस चली गई और वो पीछे अली अफान गुस्से से घोलता रह गया। बहराम ने तकरीबन पूरा शहर छान मारा था, लेकिन मलाइका कहीं नहीं थी। अब तो इसका दिल चाह रहा था कि अयाज को शूट कर दे। बॉस बॉस, अयाज दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बहराम गुस्से से धड़ा। बॉस मेरी बात तो सुने, उस दिन यासिर शाह आए थे, उन्होंने धमकी दी थी आपको, कहीं मलाइका मैम वहीं तो नहीं? हमें वहाँ चेक करना चाहिए। शिट, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? जल्दी अयाज गाड़ी निकालो। बहराम तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा। जल्दी चलो। अली अफान ने मलाइका को कोट पहनाया और इसकी कलाई थामकर बाहर की तरफ बढ़ा। छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मलाइका ने मचल कर अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, लेकिन अली अफान असल लिए बगैर इसे थामे बाहर आ गया। बैठो। अली ने मलाइका को गाड़ी में बैठने का कहा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मलाइका ने रोते हुए कहा तो अली अफान ने कलाई से पकड़कर इसे अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद करके खुद भी दूसरी तरफ आकर सवार हो गया। इतनी देर में चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो वो जूं से गाड़ी रिवर्स करके बाहर निकालते ले गया। अली अफान के निकलने के तकरीबन 15 मिनट बाद बहराम वहां पहुंचा था। वो गाड़ी से उतरकर गुस्से से आगे आया। चौकीदार ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो चौकीदार को साइड पर धकेलता अंदर दाखिल हुआ। यासिर शाह, बाहर आओ। हवेली में अंदर दाखिल होकर वो ज़ोर से धाड़ कर इसकी आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए। कहाँ है मेरी बहन? बहराम ने आगे बढ़कर
तनी रगों से यासिर शाह का गिरबान थामकर झटका। छोड़ मेरे बेटे को, तेरी बहन यहाँ नहीं है। सरदार साई ने आगे बढ़कर यासिर शाह का गिरबान छुड़ाया। झूठ मत बोलें, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बहन यहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही ये आपका बेटा मुझे धमकी देकर गया था। मलाइका, मलाइका, बहराम जोर से दहाड़ा। हमने इसका अली अफान से निकाह करके इसके साथ ही रुखसत कर दिया और तुम अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरदार साई जानते थे कि अगर इसको सच ना बताया तो वो छोड़ेगा नहीं। तो भी ठीक है, जब तक मेरी बहन सही सलामत वापस नहीं मिल जाती मैं इस लड़के को अपने साथ रखूंगा। बहराम सुर्ख आंखें लिए बुर्जा की तरफ बढ़ा। बुर्जा जो शोर की आवाज़ सुनकर नीचे आ गई थी, इस वक्त नाइट सूट पहने टेडी बाहों में लिए खड़ी थी। बहराम को अपनी तरफ बढ़ता देख खौफजदा हो गई। बहराम ने बुर्जा को बाजू से दबोचा और इसे घसीटता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। अयाज भी साथ साथ ही था। नहीं छोड़े हमें, अम्मा, अम्मा साईं, बाबा साईं, छोड़ो। बुर्जा मचल मचल कर रोने लगी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फरिया बेगम भी तड़प कर आगे बढ़ी। मुजफ्फर शाह और यासिर शाह भी आगे बढ़े, लेकिन अयाज ने इन्हें रोक दिया। गार्ड्स, गार्ड्स! सरदार साई ने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गलबा इन्हें बहराम के आदमियों ने रोका था। बहराम बुर्जा को लिए बाहर निकलता चला गया और वो धाड़े मार मार कर रोती रह गई। हजर लाजिम है तो फिर वसल का वादा कैसा? इश्क तो इश्क है, कम कैसा, ज़्यादा कैसा? अभी कोई अली अफान से बात का जिक्र नहीं करेगा, हम खुद मामला कर देखेंगे। सरदार साई का सफाकियत से फैसला सुनाकर चाह चुके थे। तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? गाड़ी एक बंगलों के पोच में रुकी तो मलाइका चीखी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आइंदा अगर तुमने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब तुम्हारी आवाज़ ऊंची ना हो, बाहर आओ फ़ौरन। अली अफान की आवाज़ पर वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली। मुबादा वो फिर कुछ कर दे। अली की मैयत में वो घर के अंदर दाखिल हुई। ये कराची के पोश इलाके में वाक़ एक खूबसूरत सा बंगला था, नहायत ही खूबसूरती से सजा हुआ। अली अफान इसे लिए एक आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। ब्लैक एंड रेड थीम में सजा हुआ ये कमरा नहायत ही खूबसूरत कमरा था। ये तुम्हारा कमरा है, यही रहोगे अब से तुम। अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। अली अफान के नरमी से कहने पर वो सोफे पर बैठकर नाराज़गी से मुंह मोड़ गई तो अली अफान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। जिसे छुपाता वो वार्डरोब से कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मलाइका समझी कि अली अफान कमरे से चला गया तो वो तेज़ी से सोफे से उठी, कोट उतारकर बेड पर रखा और अपना बाजू देखा जहाँ सुर्ख निशान बन गए थे। खड़ूस जंगली जानवर, कोई तमीज़ ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। वो बड़बड़ाती बेड पर लेटकर कंबल में दुबक गई। 20 मिनट में ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अली अफान शावर लेकर बाहर आया तो वो काफ़ी गहरी नींद में थी। वो भी शर्ट उतारकर मलाइका के साथ ही लेट गया। घर पहुंचकर बहराम इधर उधर देखे बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। अयाज ने बुर्जा को भी ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। काफ़ी देर सिगरेट फूंकने के बाद बहराम बुर्जा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो कमरे के बीचों बीच खड़ी, बाहों में टेडी पकड़े, बालों की 2 पोनियां बनाए, नाइट सूट के ढीले ढाले ट्राउज़र टी शर्ट में मबलिस रोने को तैयार खड़ी थी। अयाज, वो ज़ोरदार आवाज़ से दहाड़ा, ये किसको उठा लाए हैं? बॉस, ये अली की बहन है। अयाज को खौफ महसूस हुआ कि कुछ पता नहीं सामने मौजूद शख्स का दिमाग उल्टे और वो अभी इससे गोली से उड़ा दे। हाँ, हमें भैया के पास घर जाना है। इस लड़की की भारी हुई आवाज़ पर बहराम झटके से मुड़कर कमरे में दाखिल हुआ और बेदर्दी से इसके दूधिया बाजू पर गिरफ्त करके झटका दिया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। इस वक्त तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम्हारा भाई मेरी बहन को सही सलामत वापस नहीं छोड़ जाता। वो घुराया जिससे बुर्जा की सिसकियाँ बुलंद हुई। मुझे घर जाना है। इसकी एक ही रट देखकर बहराम ने इसकी सहमी आंखों में घूर कर देखा, जिससे एक सेकंड में इसके आंसू रुके थे और झटके से इसे बेड पर फेंककर बाहर निकलकर धार से दरवाज़ा बंद कर दिया। रात को मलाइका की आंख किसी अजीब एहसास के तहत खुली। इसने आंखें खोल कर देखा तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया और जब समझ आया तो चीख निकल गई। इसकी चीख की आवाज़ सुनकर अली अफान की भी आंख खुल गई। जब देखा तो मलाइका बेगम आधी से ज़्यादा इसके ऊपर लेटी हुई थी और सबसे सदमा की बात तो ये थी कि अली अफान ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। अली ने इत्मीनान से इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे अपने बराबर लिटाया और खुद करवट बदलकर आंखें बंद कर ली।
मलाइका को गुस्सा आया तो इसने अली अफान की कमर पर मुक्के बरसा डाले। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं तो खामोशी से आंखें बंद करके सो जाओ। अली अफान की मायने खरीद से बात पर मलाइका सर ते पैर सुर्ख हो गई। दिल धड़का तो वो अपनी कैफियत से घबराकर जल्दी से कंबल में दुबक गई। रात का अंधेरा था। समंदर की लहरें कश्तियों और पत्थरों से टकरा रही थी। फिजा में समंदर की खुशबू रची हुई थी। इसी सनम में दो होलिये खामोशी से एक कश्ती में दाखिल हुए। अंदर कश्ती में काफ़ी चहल पहल थी। गार्ड्स इधर उधर पहरा दे रहे थे। अयाज को दूसरी तरफ भेजकर बहराम शिप के बेसमेंट की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाले गार्ड्स की गर्दन मोड़कर रास्ता साफ किया। बेसमेंट में भी चंद एक ही गार्ड थे। इनका भी पता साफ करके वहीं रुक गए। ड्रग्स की बोरियों पर पेट्रोल छिड़ककर एक जानिब को आग देकर वो इत्मीनान से बाहर आ गया। ये एमएस की शिप थी जो आज ही ड्रग्स लेकर इंडिया से पहुंची थी और जिसके तबाह होने से यकीनन एमएस को काफ़ी नुकसान होने वाला था। अगली सुबह मलाइका की आंख खुली तो अली अफान सो रहा था। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। बाहर आने तक इसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आ चुका था। वो कमरे से बाहर आ गई तो पूरे घर में कोई भी नहीं था। वो किचन में आई तो किचन पूरा फर्शन था, लेकिन इसे कुछ पकाना नहीं आता था। जैसे तैसे करके चाय पकाने रखी। चाय तकरीबन पक चुकी थी। जब इसे अली अफान की आवाज़ आई तो वह तेज़ी से चाय का कप लिए बाहर आई तो अली अफान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। चाय का कप टेबल पर रखकर वो आगे आई। आइए सरताज, आपका ही इंतज़ार था, आइए तशरीफ़ रखिए। मलाइका ने अली अफान को बाजुओं से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। अली अफान हैरत से इसके अंदाज मुलाजा करने लगा तो वो भी अली अफान की गोद में आके बैठ गई। क्या कर रही हो, पीछे हटो। अली अफान ने सटपटाकर मलाइका को खड़ा करना चाहा तो मलाइका ने अली के कंधों पर दबाव डालकर इसे दोबारा बिठा दिया। इतनी भी क्या जल्दी है सरताज, तसल्ली रखिए। मलाइका ने इसकी गोद में बैठे बैठे ही खोलता हुआ चाय का कप उठाकर इसके होठों से लगाया। खोलती हुई चाय जब इसके भरे भरे होठों से टकराई तो इसकी सिसकी निकल गई। उपसी, क्या हुआ, ज़्यादा गर्म थी, लाए मैं मरहम रख दूँ। मलाइका ने अपना चेहरा ज़रा सा आगे किया तो अली अफान ने सटपटाकर मलाइका को पीछे धकेला और सुर्ख चेहरा लिए खड़ा हो गया। तुम एक निहायत ही बेहुदा लड़की हो, गुस्से से बोलता अली अफान कमरे की तरफ बढ़ गया और पीछे से मलाइका पेट पकड़कर हंसती रह गई। अयाज, मौलवी साहब का इंतज़ाम करो फ़ौरन। यस बॉस। सारा, तुम जाकर उस लड़की को तैयार करो। बहराम सारा को कहकर खुद भी अयाज के साथ बाहर निकल गया तो सारा बुर्जा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो बुर्जा सामने ही बेड की पायनिती से टेक लगाए टेढ़ी बाहों में पीछे शायद सो रही थी। सुनो बुर्जा, उठो बुर्जा। सारा ने बुर्जा को हल्का सा हिलाया तो वो आंखें मसलती सर उठाकर इसे देखने लगी। बुर्जा, बहराम सर ने कहा है कि तुम उठकर रेडी हो जाओ, वो मौलवी साहब को ला रहे हैं, तुम्हारा इनसे निकाह होगा। निकाह? लेकिन हमें तो घर जाना है भैया के पास। हाँ ठीक है, पहले तुम्हारा निकाह हो जाए तो बहराम सर तुम्हें वहाँ भैया के पास छोड़ आएंगे। पक्का ना? बुर्जा ने मासूमियत से इसे देखा। हाँ पक्का। चलो अब तुम जल्दी से उठकर मुंह हाथ धो लो, फिर तुम्हें एक दुपट्टा ला देती हूँ। सारा ने इसे खड़ा करके वॉशरूम रवाना किया और खुद बुआ से एक दुपट्टा लेने चल दी। बुर्जा मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो सारा एक बड़ी सी चादर लिए खड़ी थी। इसके बाहर आने पर सारा ने इसके सर पर चादर डाली और इसे बाहर आने का इशारा करती बाहर निकल गई। बुर्जा भी चादर से उलझती इसके पीछे हो ली। वो बाहर आई तो बाहर सोफ़ों पर बैठे थी। वो भी डरती झिझकती एक सोफ़े पर जाकर टिक गई। बुर्जा शाह वल्द मुजफ्फर शाह, आपको 50 लाख हक महर के ओस बहराम शाह वल्द यासिर शाह के निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल किया तो सारा के इशारा करने पर बुर्जा ने सर हिलाया। 3 दफ़ा पूछने के बाद मौलवी साहब बहराम की तरफ मुतवज्जा हुए। बहराम शाह वल्द यासिर शाह बुर्जा शाह वल्द मुजफ्फर शाह को आपके निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है, सुर्ख आंखों से बहराम ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने निकाह की सुन्नत अदा करके दुआ कराई, फिर बहराम के साथ उठकर बाहर निकल गए। क्या अब मैं भैया के पास जा सकती हूँ? बुर्जा ने सवालिया नज़र से सारा की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, अभी बहराम सर आएंगे तो वो तुम्हें भैया के पास ले जाएंगे, अभी तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सारा इसे बहलाती बहराम के कमरे में ले गई और बुर्जा भी इसकी बात सुनकर फ़ौरन मुतमईन हो गई।
मैं जा रहा हूँ, खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना और आकर दरवाज़ा बंद कर लो। मलाइका को बोलता मोबाइल पर बुर्जा का नंबर डायल करता वो बाहर निकला। काफ़ी देर बेल जाती रही लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो दोबारा कॉल मिलाने लगा तो इसके मोबाइल पर बहराम की कॉल आने लगी। इसे काफ़ी ताज्जुब हुआ लेकिन कॉल उठा ली। अली अफान शाह, आज रात 9 बजे फ़्लाइट अरेंज की है मैंने, उम्मीद है तुम आओगे। स्पीकर से बहराम की सर्द आवाज़ गूंजी। ज़रूर। अली अफान ने भी सर्द आवाज़ में जवाब देकर ठक से मोबाइल बंद कर दिया। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा, इसे अभी बहुत काम थे। रात को अली अफान लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में पहुंचा। हर तरफ गोया रिंग और बू का सैलाब उमड़ा हुआ था। शराब और शबाब सब मौजूद था। अली अफान रिंग की तरफ बढ़ गया। बहराम जो सोफे पर बैठा हुआ था वो भी रिंग में चढ़ गया। दोनों अपनी अपनी शर्ट उतार के आमने सामने आ गए और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। रेफरी ने फाइट स्टार्ट करने का इशारा दिया। तभी मुइन सैफ एक सोफे पर आकर बैठा था और दिलचस्पी से इन दोनों को देखा। वो दोनों तकरीबन 2.5 साल बाद आमने सामने हुए थे और वजह यकीनन कुछ बड़ी ही थी। वैसे भी बहराम शाह और अली शाह के बहुत से हिसाब निकलते थे इसकी तरफ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने तुम्हें खबर नहीं की, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारी बहन वल्लाह किस कदर मासूम है, वो मेरे पास है। लेकिन फिक्र नहीं करो, अगर तुम सही सलामत मेरी बहन को वापस घर पहुँचा दो तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वरना। बहराम ने जानकर बात अधूरी छोड़ी तो अली अफान एकदम रुक गया। तभी बहराम ने इसकी हालत का फ़ायदा उठाते इसके मुंह पर पंच किया, जिससे अली अफान लड़खड़ाकर पीछे की तरफ झुका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर बुरी नज़र डालने की? अली अफान ने होश में आते बहराम पर दे पर्दे वार किए। जैसे तुम्हारी हुई, लेकिन फिक्र ना करो, अगर तुमने मेरी बहन को तलाक देकर मेरे पास पहुंचा दिया तो मैं भी तुम्हारी बहन को तलाक देकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, लेकिन याद रखना बगैर छुए। हरगिज़ नहीं, मैं हरगिज़ मलाइका को तलाक नहीं दूंगा। तो भी ठीक है, मैं भी तुम्हारी बहन को अपने पास रखूंगा। मुइन सैफ ने बड़ी दिलचस्पी से दूर बैठे फाइट को पर्सनल नोयत पर जाते देखा। एमएस को यकीन था इन दोनों के दरमियान किसी चीज़ का तनाज़ा था और वो चीज़ या इंसान बहुत फ़ायदा देने वाला था। पूरे दिन इधर से उधर घूमते मलाइका शायद बोर हो चुकी थी और अब तो जैसे तैसे अंधेरा होता जा रहा था। वैसे वैसे इसकी जान निकलती जा रही थी। वो शिद्दत से अली अफान के वापस आने की दुआ करी थी। तभी अंधेरे से बचने के लिए वो पूरे घर की लाइट्स जलाकर टीवी खोलकर लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गई और दोनों घुटने सीने से लगाकर हाथ घुटने के गिर्द बांध लिए। तकरीबन 11 बज गए थे और पूरे घर में सिर्फ टीवी की आवाज़ गूंज रही थी। मलाइका को ऐसे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब पूरे घर की लाइट चली गई। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था। मलाइका की तो चीखें निकल गई। वो घुटनों में मुंह देकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। बहराम की बात से अली अफान काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बुर्जा बहराम के पास थी और किसी ने इसे बताया नहीं, और तो और बहराम ने इससे निकाह भी कर लिया। तकरीबन 1 घंटा सड़कों पर गाड़ी घुमाने के बाद अली अफान घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो काफ़ी हैरान हुआ। गाड़ी पोश में खड़ी करके वो मेन गेट खोलकर अंदर आया और मलाइका को आवाज़ दी। मलाइका जो डर के मारे सोफे पर दुबक कर बैठी थी, अली अफान की आवाज़ पर तेज़ी से उठकर अली अफान की तरफ भागी और इसे लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। अली अफान जहाँ मलाइका की हालत देखकर हैरान हुआ, वहीं इसका नरम गरम लम्स महसूस करके इसका दिल धड़क उठा था। मलाइका क्या हुआ, चुप कर जाओ। अली अफान ने नरमी से इसकी कमर सहलाई। नहीं नहीं, मुझे बचा ले, अंधेरा हो रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। कुछ नहीं हो रहा, देखो मैं अभी लाइट आ जाएगी, अली अफान ने कहा। तभी लाइट आ गई। देखो लाइट आ गई, आ जाओ पानी पी लो। अली अफान इसे लिए किचन की तरफ बढ़ा। पानी पिलाकर वो इसे रूम में ले आया और लाकर बेड पर लेटाकर कंबल अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया। आप भी आ जाएं, मलाइका ने अली अफान का बाजू पकड़कर कहा। वो अब भी वक्फे वक्फे से हिचकियाँ ले रही थी। हाँ तुम लेटो, मैं अभी आ रहा हूँ। अली अफान ने मलाइका से अपना बाजू छुड़ाया और शर्ट उतारकर खुद भी बेड के दूसरी तरफ लेट गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मलाइका के बालों में उंगलियां चलाने लगा तो मलाइका पुरसुकून हो गई। मारिया, ये इसके ड्रिंक में मिला देना और इससे मालूम करने की कोशिश करना कि इसका और अली अफान का किस बात पर झगड़ा है। एक बर्तन मुझे पता चल जाए ना तो देखना मैं कैसे इन्हें तिगनी का नचाता हूँ। मारिया को हिदायत दी तो वो सर हिलाकर बार काउंटर पर आ गई। 2 गिलास रेड वाइन प्लीज़।
ماریا کے کہنے پر ویٹر نے 2 گلاس اٹھا کر اسے دیے تو ایک گلاس میں ماریا نے وہ پڑیا ملائی اور دونوں گلاس اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھی جہاں بہرام بیٹھا تھا۔ ماریا نے مسکرا کر وہ گلاس بہرام کے سامنے پیش کیا تو بہرام نے بھی مسکرا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ جدید فیشن کے فٹنگ والے کپڑے جس کا اوپر نیچے کا سب غائب تھے۔ بہرام نے وہ گلاس منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا اور آہستہ آہستہ پورا گلاس خالی کر دیا۔ آ جاؤ تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، ماریا معنی خیزی سے کہہ کر پرائیویٹ روم کی طرف بڑھی۔ بہرام بھی ساتھ ہی تھا۔ کمرے کے اندر آ کر ماریا نے دروازہ بند کیا اور بہرام کی طرف بڑھی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا تو بہرام پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ بہرام اس وقت فل نشے میں لگ رہا تھا۔ ماریا نے پیار سے اس کی شرٹ اتاری تو بہرام نے کچھ خاص مزاحمت نہیں کری۔ 2 گلاس ریڈ وائن پلیز۔ ماریا کے کہنے پر ویٹر نے 2 گلاس اٹھا کر اسے دیے تو ایک گلاس میں ماریا نے وہ پڑیا ملائی اور دونوں گلاس اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھی جہاں بہرام بیٹھا تھا۔ ماریا نے مسکرا کر وہ گلاس بہرام کے سامنے پیش کیا تو بہرام نے مسکرا کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ جدید فیشن کے فٹنگ والے کپڑے جس کا اوپر نیچے کا سب غائب تھے۔ بہرام نے وہ گلاس منہ سے لگا کر ایک گھونٹ بھرا اور آہستہ آہستہ پورا گلاس خالی کر دیا۔ آ جاؤ تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، ماریا معنی خیزی سے کہہ کر پرائیویٹ روم کی طرف بڑھی۔ بہرام بھی ساتھ ہی تھا۔ کمرے کے اندر آ کر ماریا نے دروازے کو بند کیا اور بہرام کی طرف بڑھی اور اسے ہلکا سا دھکا دیا تو بہرام پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ بہرام اس وقت فل نشے میں لگ رہا تھا۔ ماریا نے پیار سے اس کی شرٹ اتاری تو بہرام نے کچھ خاص مزاحمت نہیں کی۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہاری علی عفان کے ساتھ فائٹ اتنی پرسنل نوعیت کی کیوں ہو رہی تھی؟ اور اس ایک جملے سے ہی بہرام کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ وہ جو اس پر جھک رہی تھی۔ بہرام نے ایک بازو سے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر چھوٹا سا نوکیلا چاقو رکھا۔ میں کیوں بتاؤں؟ بہرام نے ایک آنکھ ماری اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر چاقو اس کی گردن پر چلا دیا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی حویلی کی بیک پر کھلتی تھی۔ بہرام نے اس سے نیچے جمپ ماری تو بہت بری طرح لڑکھڑا گیا۔ بہرام کو یقین ہو گیا کہ ماریا نے ڈرنک میں کچھ ملایا تھا ورنہ وہ جتنا بھی ڈرنک کر لیتا اس کے دماغ پر نہیں چڑھتی تھی۔ بہرام نے کال کر کے ایاز کو بلایا۔ اس حالت میں ڈرائیو کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ گاڑی گھر پہنچی تو گھر کے اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر پڑی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بھی لڑکھڑا کر برجا کے بیڈ پر گرا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زلزلہ آ گیا، ہمیں بھیا کے پاس لے جائیے کوئی۔ شاید وہ بہت زیادہ ہی نیند میں تھی تبھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، یہ بہرام کی سوچ تھی۔ کوئی زلزلہ نہیں آیا، سو جاؤ۔ نشے کی وجہ سے اس کی آواز اور آنکھیں دونوں بھاری تھیں۔ اوہ لیکن آپ کون ہیں اور یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ بہرام ہوں میں، اور اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں بھیا کے پاس جانا تھا۔ جب کافی دیر کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بہرام کو دیکھا جو سو گیا تھا۔ وہ بھی کندھے اچکا کر کمبل میں دبک گئی۔ 2 ماہ بعد 2 ماہ گزر گئے تھے۔ اس دوران بہت سے موقع ایسے آئے تھے جن سے وہ بھاگ سکتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں بھاگنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ جس رات سے وہ ڈری تھی اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بھاگنے کے کتنے ہی موقع تھے لیکن وہ بھاگی نہیں۔ پھر خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ چلو بہرام آ کر لے جائے گا اور ویسے بھی یہاں سے بھاگ کر جائے گی کہاں۔ برجا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ خود سے تو خیر بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس رات کے بعد سے بہرام صبح اٹھ کر گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ صبح تو بہرام کو یہی لگتا کہ وہ سو رہی ہے اسی لیے وہ خاموشی سے تیار ہو کر نکل جاتا، لیکن در حقیقت برجا جاگ رہی ہوتی تھی اور کمفرٹر کے کونے سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اسے بڑا پیارا اپنا اپنا لگتا تھا۔ ملنا ہے مجھے تم سے، علی عفان نے بہرام کو کال کری تھی۔ آفس آ جاؤ، اس نے سرد انداز میں جواب دیا۔ شام 4 بجے کا کہہ کر علی عفان نے ٹھک سے کال کاٹ دی۔ بولو کیا کام ہے؟ بہرام نے سرد آواز میں اس کا استقبال کیا تو علی عفان اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سنا ہے تم MS کے خلاف کام کر رہے ہو؟ صحیح سنا ہے، میرے پاس ایک پلان ہے۔ اور وہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ اس کے بعد تم میری بہن کو میرے حوالے کرو گے۔ ٹھیک ہے۔ علی عفان آج فائٹ کے لیے آیا تھا لیکن واپسی میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔
تاکہ دیکھے کہ کیا ہوا۔ ابھی وہ بونٹ پر جھکا ہی تھا کہ کوئی چیز پوری شدت سے اس کے سر پر لگی۔ زخم کافی گہرا تھا، تبھی وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک ہال نما کمرے میں زنجیروں میں بندھا ہوا پایا۔ کمرے کے اوپر والے 2 مختلف کونوں سے کافی لمبی زنجیریں لٹکا کر اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا اور نیچے سے پاؤں کو بھی، ایسے کہ اس کے ہاتھ ہوا میں متعلق تھے اور شرٹ بھی غائب تھی۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کافی انجوائے کر رہے ہوں گے تم۔ معین سیف کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اوکے، تم کام کی بات پر آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرو کہ آج سے مجھے جو بھی شپ اپنے کام کے لیے چاہیے ہوں گی وہ تم مجھے دو گے۔ ایک کانٹریکٹ علی افان کے آگے کیا ایم ایس نے بطور پارٹنر۔ ہرگز نہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں تمہارے اس گھٹیا کام میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، علی نے سرد انداز میں جواب دیا۔ اوہ، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نواز یس سر۔ لاؤ بھی نواز، اس کے مہمان نوازی کا سامان دو، آخر کو ہم بھی یہ شرف حاصل کریں۔ نواز نے ایم ایس کو ایک کوڑا پکڑایا۔ معین علی عرفان کے پیچھے آ گیا اور پوری قوت سے وہ کوڑا علی عفان کی کمر پر مارا۔ علی عفان نے درد کی شدت سے لب بیچے تقریباً 4 سے 5 بار کوڑا مارا، جس سے اس کی جلد شدید متاثر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو اور یہ شپ کب روانہ ہوں گی؟ اوہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں یہ کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے لاؤ۔ تکلیف کو برداشت کرتے اس نے حامی بھری تھی۔ ایم ایس نے نواز کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ کی زنجیر کھول دی۔ علی عفان کے سائن کرنے کے بعد نواز نے اس کا ہاتھ پھر سے باندھ دیا۔ اچھا تو سنو، تمہارے باپ، چچا اور دادا ہیں میرے اس ڈیل کے پارٹنر، اور آج ہم رات کو میٹنگ کر کے سب فائنل کریں گے اور پرسوں تمہاری یعنی کہ ہماری شپس روانہ ہوں گی۔ ایم ایس علی عفان کو سکتے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے باپ دادا اور ایسے کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے جب بہرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خفیہ طریقے سے معین کے بنگلے میں داخل ہوا۔ راستے میں جو آتا جاتا وہ اسے مارتے جاتے۔ خبر کے مطابق بہرام نے ایاز کو اوپر بھیجا اور خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے آ گیا۔ نیچے بیسمنٹ میں معین سیف اور اس کے اپنے باپ، تایا اور دادا موجود تھے۔ بہرام کو بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، اسے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ چاروں بہت مزے سے بیٹھے اپنے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک بری طرح بھوکلا گئے جب ہر جانب ان پر گھیراؤ ہوا۔ ایم ایس نے حیرانی سے بہرام کو دیکھا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ جس قیدی کو تم نے نیچے باندھ رکھا ہے اسی قیدی نے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ ایم ایس نے غصے سے چیخا۔ علی عفان، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آرام سے پلیز، اپنا معاملہ بعد میں نمٹا لینا، پہلے یہاں سے تو بچ نکلو۔ بہرام بیٹے، میں تمہارا تو باپ ہوں، تم اتنے برے تو نہیں کہ اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یاسر شاہ کی آواز گونجی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر دوں، بلکہ میں اپنے اس نام کے باپ کے سینے میں خود گولی اتاروں گا۔ بہرام نے کہہ کر بندوق کا رخ یاسر شاہ کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ گولی یاسر شاہ کے سینے میں لگی اور ساتھ ہی بہرام کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو نکل کے بے مول ہو گیا۔ باقی تینوں کی ٹانگ پر ایک ایک گولی ماری۔ منیر، انہیں لے جاؤ اور اے سی پی شاہنواز کے حوالے کر دو۔ بہرام حکم دے کر باہر نکل گیا۔ اے سی پی شاہنواز کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی، جو مجرم ان کے ہتھے لگ جاتا وہ بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ بہرام کے بیسمنٹ میں جانے کے بعد ایاز اوپر آ گیا۔ وہاں کھڑے گارڈز کا خاموشی سے تمام کرنے کے بعد وہ علی عفان کے پاس آیا۔ علی عفان نیم بے ہوش تھا۔ جلدی اس کی ہتھیلیاں کھول کر وہ اسے لے کر تیزی سے نیچے بڑھا۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو ایاز کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ پیچھے والے راستے سے علی عفان کو لے کر باہر نکلا اور اسے لے جا کر گاڑی میں بٹھایا، ساتھ ہی ایک چادر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی علی عفان کے بنگلے پر پہنچی۔ ایاز نے سہارا دے کر علی عفان کو اتارا اور گارڈز کو آواز دی، تم سر کو اندر لے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔
واپس آ جانا اشد ضروری نہ ہوتا تو پہلے علی عفان کو دیکھتا۔ گارڈز علی کا سہارا دے کر اندر لے گیا۔ ملائکہ شاید کمرے میں تھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر علی عفان نے گارڈز کو اشارہ کیا تو وہ واپس چلا گیا۔ علی عفان لڑکھڑا کر کمرے میں داخل ہوا اور پیٹ کے بل بیڈ پر گر گیا۔ چادر باہر ہی کہیں گر گئی تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ملائکہ واش روم سے باہر آئی تو عفان کی پیٹھ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے آگے آئی۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ علی عفان کی کمر کی جلد بری طرح ادھڑی ہوئی تھی۔ ملائکہ نے ہاتھ لگانا چاہا تو تکلیف سے علی عفان کی راہ نکل گئی۔ مت چھیڑو، علی عفان نے تکلیف سے کہا۔ میں ڈاکٹر کو کال کر کے آتی ہوں۔ ملائکہ نے علی عفان کا موبائل اٹھایا تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کال کسے کرے۔ اس نے کال ہسٹری کھولی تو سامنے ہی بہرام کا نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے کال ملائی۔ بھیا وہ عفان کو کچھ ہو گیا ہے، آپ آ جائیں پلیز۔ بہرام نے فون اٹھایا تو ملائکہ کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ میں آ رہا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ بعد بہرام کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ہی ایاز اور ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ بھیا وہ ملائکہ تیزی سے آگے بڑھ کر بہرام کے گلے لگی۔ علی عفان کی تکلیف اور اتنے عرصے کی دوری تھی کہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر زخم کا معائنہ کیا، پھر دوا لکھ کر انجیکشن دیا۔ تکلیف کی شدت ذرا کم ہوئے تو اسے ذرا سا ہوش آیا۔ اس کے جسم میں ایک چپ لگی تھی جس سے بہرام کو سب معلوم ہوا۔ یہی ان کا پلان تھا۔ تمہارا بہرام سے کسی طرح شکریہ نہیں بولا جا رہا تھا، تبھی علی عفان نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کوئی بات نہیں، مجھے معلوم تھا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تبھی میں نے برزہ کو لینے نہیں آیا۔ یہ سب حل ہو جائے پھر ہی۔ اچھا بس، میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں۔ 2 ہفتے بعد اپنی بہن بیوی کی رخصت کروں گا۔ اسٹوری یہیں پر ہی اینڈ ہوتی ہے۔ آپ سب کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیو اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اسٹوری اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔